सुन पा रहे हो तो मुझे? है ना? तो ठीक है, मैं क्या लास्ट क्लास में ना वी हैव डन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था हम, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव स्टार्टेड, है ना? तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हाफ डन था, तो वही चैप्टर टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू, है ना? आप लोग जो मैसेज मुझे चैट करते हो ना, वो होस्ट को किया, वो होस्ट को नहीं। वो होस्ट तो मेरे दूसरे डिवाइस है जिसमें रिकॉर्ड होते हैं, है ना? लैपटॉप से रहता है वो, उसमें चैट कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो जो होस्ट है उसको चैट करके आप आंसर, मतलब कई लोग को होस्ट को सेंड करते हैं ना, तो बस मेरी सेकंड डिवाइस जिसमें कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है नी? तो चलो, तो होप कि आप लोग सही से पढ़ रहे होंगे, है ना? रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे बाकी हमें लास्ट ईयर पढ़ा था वैसे ही इस साल हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी है अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट है इन ऑल एस्पेक्ट, लेकिन थोड़ा लगाओ अपना, है ना? आराम से करते रहो, है ना? ये बस सोचो कि कब क्या होगा, एग्जाम कब होगा, क्या नहीं होगा। जब भी होगा पूरा सिलेबस तो आएगा ही, है ना? उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी होगी, है ना? और अभी मॉड्यूल जो है ना, फिजिक्स का जो मॉड्यूल है वो अभी सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं होमवर्क मॉड्यूल से ही देता हूँ, क्योंकि उसमें ना सीक्वेंस में नहीं है। कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई इतने क्वेश्चंस और इतने पेज पे कब सॉल्व। तो अभी इसलिए मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देता, है ना? मतलब मॉड्यूल से बता नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ से यहाँ तक आप करें, है ना? वो नॉर्मली फिजिक्स में क्या होता है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद ही वो सारी चीजें स्टार्ट, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा रैंडम चीजें होती हैं तो कर लेते हैं। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आज इस वीक के बाद कुछ आपको बता पाऊँ मैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉडल से आपको अटेंड करना है ना? उसके बाद मैं लिस्ट बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? कल संडे को क्लास होगी, मंडे को डाल, उस वीक में आप कर लेना, सही रहता है, साथ साथ करते जाए तो पता नहीं तो बाद में फिर पाइल अप हो जाता है। चलो, और एनसीईआरटी तो सबसे लास्ट में करना, है ना? एनसीईआरटी तो एकदम सबसे लास्ट में, जब बोलो कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, देन आपका जरूर एक बार एनसीईआरटी 100%, जैसे मैंने एक बार बोला ना चैप्टर 100% कंप्लीट, तो एक बार एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, उसको एक बार पूरा थ्योरी पढ़ो अच्छे से, क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो, फिर उसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखो, और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज करना मस्ट, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट फॉर मेंस आल्सो, है ना? मेंस में भी कई चीजें उसके ऊपर बेस्ड आपसे पूछी है। चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है, विल हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंटिन्यू करते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना? लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, है ना? कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से, वैसे कि आपका सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से क्या करेंगे, क्या, है ना? तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज निकालते हो तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना? तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, ये आपको होता है के क्यू बाई आर, है ना? तो ये हम जानते हैं। दूसरा आपने पता ड्यू टू रॉड, ड्यू टू सर्कुलर आर, सर्कुलर आर, ये भी आपने एक फॉर्मूला ड्राइव, कोई भी अगर सर्कुलर आर्क है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इस तरह से अगर कोई सर्कुलर आर्क है ना, और इस आर्क के सेंटर में अगर मुझे फील्ड निकालनी है ना, आर रेडियस का आर्क है और सी पॉइंट पे मुझे अगर फील्ड निकालनी है तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने ड्राइव भी किया, दिस इज 2k लैम्डा बाई आर इनटू आपका साइन अल्फा बाई, वेयर अल्फा इज दिस एंगल और आर जो था वो इसका रेडियस, है ना? ड्यू टू, राइट, चार्ज रॉड, एक फॉर्मूला आपने और ड्राइव किया, कोई अगर चार्ज रॉड है तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इस रॉड की वजह से भी हम निकाल सकते हैं, है ना? कि रॉड के अगर ए डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो कितनी फील्ड, वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी जो फील्ड थी
ई अगर इसकी वैल्यू है तो ई की वैल्यू होती थी के लैम्डा एल इंटू ए प्लस, हाँ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट आपका आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू चार्ज लो, है ना। तो ये तीन फॉर्मूले हम जानते हैं, है ना। सबका ऑरिजिन तो पॉइंट चार्ज से ही होता है, लेकिन वैसे हमें तीन फॉर्मूले जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले, जिसमें कि कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, कुछ में जस्ट ऐसे ही स्टेट कर, जैसे एक आपका फोर्थ आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड, है ना। कि कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अगर इसमें कोई एक्सियल पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब जस्ट ये हो गया, है ना। इसको जस्ट अच्छे से बनाता हूँ, फिर बाद में इसका डेरिवेशन आपको करना है ना। ये डेरिवेशन कई बार कुछ आपसे पूछा जाए कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ऐसी, है ना, और इस पे आपको चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इसकी रेडियस आर है ना। तो उसके एक्सेस के अलावा अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस, सेंटर से अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये निकालना है। कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका एक डेरिवेशन है ना, ये आपका एक एनसीईआरटी डेरिवेशन जो कि आपको ध्यान देना होगा, राइट। ये सब समझना है कि रिंग कैसे रखती है, कि रिंग जो रखी हुई है वो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखती है। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऐसे है तो उसके एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो वही चीज है, कॉन्सेप्ट तो इसमें सेम है कि पहले हम एलिमेंट करेंगे, कि पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा कि कोई अगर डीक्यू विड्थ का एलिमेंट, डीक्यू एलिमेंट है तो इस डीक्यू एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड, है ना। तो डीक्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड सपोज आपकी डी हो जाएगी, और आपको पता है ये वाला एंगल आपको थीटा ले लूंगा, है ना। और डी का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखना एकदम आसान है, जो डी का मैग्नीट्यूड है वो आपका आ जाएगा कि डी क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये तो डी का मैग्नीट्यूड हो गया। और आपको पता है कि ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबकी वैसे होगी तो आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल तो ऐड होंगे, हाँ। कि सिमेट्री से अगर हम देखें तो यहाँ से दूसरा एलिमेंट होगा, है ना। पूरे एक्चुअली ये पेरिफेरी वाले सब एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे क्या होंगे बेसिकली आपके ऐड। तो जस्ट हम बोलेंगे जो टोटल फील्ड होगी वो आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस, है ना। कि जो टोटल फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस। आप रिजॉल्व कर दो, क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये सारे जो डी कॉस थीटा है ये है सारे एलिमेंट के, डी साइन थीटा सिमेट्री से क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डी कॉस थीटा, है ना। अब आपको डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ के डी की बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स इनटू कॉस थीटा। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, सब चीजें इसमें कांस्टेंट है। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है भाई। कोन जो है, कोन के बेस पे चार्ज रखा हुआ है, उसका स्लैंट लाइन 30 से सही तो होगी, ये टर्म कांस्टेंट है। और ये जो एंगल होगा ये भी कांस्टेंट है, तो एंगल भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डी क्यू इंटीग्रेट हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बाकी चीजें तो बाहर आ जाएंगी, कि cos थीटा भी बाहर आ गया, ये आपका आर स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया। जो चीज इंटीग्रेट होगा सिर्फ आपका डी क्यू, और डी क्यू इंटीग्रेट करके क्यू बन जाए। हाँ, तो जस्ट आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि भाई अगर कोई रिंग है तो उसकी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो इस ट्रायंगल से, है ना। cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। इसको भी आप यहाँ पुट कर, तो ऐसे हम पुट करेंगे आपके पास ये फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक, ये आता है ना। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला टाइप कर लिया। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि किस तरह से ये फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, वैसे कि आपका टाइप कर दिया। तो ऑब्वियस बात है कि आपके जो फॉर्मूले की लिस्ट थी उसमें एक फोर्थ फॉर्मूला भी,
है ना, कि कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगी ऐसे, है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्टेंस रिंग है ना, जिसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल, इसके रेडियस आर है, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे किसी एक्स डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने अभी आपने निकाल लिया कि एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फॉरवर्ड, है ना, कि एक्सिस के अलोंग ही होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तो रिवर्स होता। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको एज अ फॉर्मूला याद है, दैट इज द kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, है ना, p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वजह से आपका 3/2 ये आता है जैसे, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग जो होगा वो आपका ये है ना। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको थोड़े जानने हैं। पॉइंट्स ये जानने हैं आपने कि अगर मैं इसके हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग दूंगा, तो जैसे जैसे आप एक्सचेंज करोगे कि अगर इसके एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालूं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ और इस डायरेक्शन में आपने एक्स लिए हुआ है, तो ई और एक्स का ग्राफ कैसा होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग कैसा होगा। ये जो ग्राफ होगा वो ऑरिजिन के पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद कर्व बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर इनफाइनाइट, है ना। तो भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद फिर डिक्रीज और इनफाइनाइट में जाके जीरो हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद जैसा राइटवर्ड साइड होगा वैसे लेफ्टवर्ड साइड, नहीं लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, इस राइट साइड पे तो फील्ड राइटवर्ड है तो आपने ऊपर बनाया है, यहाँ पे जो फील्ड होगी वो लेफ्टवर्ड होगी, इससे आप नीचे बना लो, यहाँ पे कहीं भी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्टवर्ड, है ना। तो ये आपके फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ आ गया। याद रखना यहाँ पे जो क्लोज है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लेकिन कर्व होता है और एक एक्स की वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर से डिक्रीज होकर अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जीरो। फिर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस ग्राफ। तो इस ग्राफ में दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है, कि बीच में जो ग्राफ का नेचर है वो स्ट्रेट लाइन क्यों है, वो यहां से ही आ जाएगा कि अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि वेरी क्लोज टू ऑरिजिन, है ना, अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है, ये पॉइंट अगर हम बहुत क्लोज इसके ले लें तो अगर आता है कि r के r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से जो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी kqx बाई r, क्या पड़ेगा, है ना। अगर ये पॉइंट हम बहुत क्लोज ले लें कि x की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाए, तो यहाँ से r के रिस्पेक्ट में x को आप नेगलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब नियर टू द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ हमेशा नहीं होगी, कि बहुत क्लोज अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट पार्ट का मतलब है कि नियर टू द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, देखिए आपका x हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको पता है बाद में कर्व होगा और एक x की वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको निकालना है किस x की वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होता है कि आप डी बाई डी एक्स जीरो पुट कर दो, कि अगर हम ये निकालना चाहें कि किस x की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो वहां पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आर बाई रूट, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर बाई रूट, कि अगर x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, जैसे आपको मैक्सिमम, है ना। प्लस आर बाई टू और माइनस आर बाई टू मतलब राइट एंड लेफ्ट दो पॉइंट, यहाँ पे प्लस आर बाई टू आ गया, यहाँ पे माइनस आर, ये भी बच्चे याद ही रखते हैं, वो डिफरेंशिएट कर दिया, किसी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो याद है, तो x की वैल्यू जहाँ पे प्लस आर बाई टू होगी वहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी और उसके बाद फिर से क्या होगा, जैसे कि आपकी होगी। तो उसमें दो पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर, है ना, कि कहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगा। और नॉर्मली ये स्टेट का मतलब है कि अगर ऐसा होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज। तो ये आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू द यूनिफॉर्मली चार्ज, हाँ। तो ये हाँ बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, ये हमने कर लिया।
तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फिल्ड, दिस इज द फोर्थ फॉर्म। ऐसे हमारे अपने फिफ्थ फॉर्मूला पे क्योंकि मैं जस्ट स्टेट कर। हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ी स्पीड कम कर लीजिए, बहुत तेज जा रहा है। लिख लो आप इसे। ये हमने किया। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, है ना। ये जस्ट हमने इसको डिराइव कर लिया और मैं फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मेरे लिए आपको फॉर्मूला पे ही कंसंट्रेट करना। कई बार एनसीईआरटी में ना ये डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। आप बताओ सर -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी। नहीं, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो। ओके सर। नीचे बनाने का मतलब डायरेक्शन से, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसमें कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर बना रहा हूँ तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग, अगर नीचे बनाना तो लेफ्ट। जब भी हम बात करते हैं कि मैक्सिमम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों में क्या होगा, जैसे कि आपका मैक्सिमम। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गया। ऐसे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो भाई कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क क्या होगा, और पता रखना कि कोई भी इस तरह से डिस्क है, दिस डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। पूरे सरफेस में इसमें चार्ज हो तो चार्ज डेंसिटी जो हम डिफाइन करेंगे उससे डिफाइन है ना। जैसे तो इसमें तो बाहर में ही चार्ज था, अगर कोई डिस्क ऐसे रखी हुई है तो उसके हर सरफेस पे चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा। तो इसमें भी आपको ये बताना है कि इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये आप डिराइव मत करो, ये आप मॉड्यूल से देख लेना इसका डेरिवेशन। इस बार मॉड्यूल में इसका डेरिवेशन दिया है ना कि पहले हम एलिमेंट रिंग लेके निकाल लेंगे फिर उसको डिराइव। आप सीधे फॉर्मूला याद रखो, इसकी वजह से जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो आपकी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाई r स्क्वायर प्लस x, इसका अंडर ये आपका है। तो ड्राइव करके आपका ये फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, है ना। इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसके एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है उसके सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट। हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक्सक्यूज मी दोनों सर। एजेस को अगर मैं मिला लूं। सर बताओ सर ये वाली डेरिवेशन सर बोर्ड्स में भी नहीं आती। नहीं, बोर्ड्स में अगर आती तो मैं जरूर ड्राइव करूंगा,
बोर्ड में जो भी डेरिवेशन आती होगी ना मैं डेराइव लूंगा, अगर वो Okay, बोर्ड में नहीं आती है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेरिवेशन आई जस्ट गिव। अगर कोई भी ऐसी डेरिवेशन है जो बोर्ड में आती है तो मैं यहाँ पे पूरा करूंगा। तो ये नहीं पूछा है डेरिवेशन, ना इसके ऐसे बहुत ज्यादा कहीं जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज है ना। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो ये आपको उसमें मिल जाएगी, मॉडल में दिया बस एक बार देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। रिंग का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, बहुत सारे रिंग से मिलकर बन जाता है, तो एक रिंग की वजह से फील्ड निकाल के हम उसको क्या कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला पता नहीं, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं, ये डिस्क का है, अगर पी पॉइंट पे एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ से आपको पता है ये डिस्टेंस ही तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो इसी फॉर्मूले को मैं एक्स बाई ये जो टर्म होगा ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को मैं चाहता तो ऐसा भी बात है ना कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस, है ना, कि भाई जो x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाय x स्क्वायर है ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके अकॉर्डिंग जस्ट हमने इसको लिखा। ये फॉर्मूला एक थोड़ा सा ध्यान दें। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेसिस, है ना, कि जो आपने डिस्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, इसी के ऊपर बेसिस एक आपके पास 6 कांसेप्ट आ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, due to infinite sheet of charge, infinite sheet of charge. What is the electric field due to the infinite sheet of charge? है ना, infinite sheet of charge का मतलब ये है कि कोई इस तरह से शीट है ना, शीट ऑफ चार्ज है, थिन शीट। मैंने पहले बोला है कि ये सारी चीजें नॉन कंडक्टिंग होंगी, है ना, कि जो सारी चीजें होंगी ये क्या होंगी, इसलिए आपकी नॉन कंडक्टिंग, भले ही मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना, कंडक्टर की तो हमारी बात ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो हमें देखते हैं कि कोई शीट ऑफ चार्ज अगर है, लास्ट कोई शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट इसलिए वर्ड यूज किया है, इस तरह से अगर शीट है तो इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म फील्ड दोनों तरफ, अब तक सारे केस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, एक्स चेंज हो रहा है तो फील्ड चेंज हो रही है, लेकिन ये जो फील्ड प्रोड्यूस करता है ये यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि दोनों तरफ ये यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है, चाहे आप इसके शीट के राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो, ये निकालना है कि यूनिफॉर्म फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है कितना, कितने अमाउंट की यूनिफॉर्म फील्ड, अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, फिर तो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन वो कितनी होती है आपको ध्यान रखना, अगर शीट ऑफ चार्ज है तो इधर भी और इधर भी, है ना, यूनिफॉर्म अमाउंट का ये फील्ड क्या करेगा, जनरेट। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो आपने डिस्क वाला लिखा है कि भाई डिस्क को अगर मैं इनफाइनाइट शीट बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, कोई सजेशन दे सकता है मुझे? रेडियस इन्फिनिटी। हाँ, रेडियस इनफिनिटी ले लो, पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं इसको इनफाइनाइट करूंगा तो r टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर डिस्क की रेडियस इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट शीट बन जाए, तो जब इस फॉर्मूले में r टेंड्स टू इनफिनिटी होगा तो पीछे वाला टर्म तो इनफिनिटी हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है ना, कि भाई इसी में अगर मैं रेडियस इसका बढ़ा दूं तो इनफाइनाइट शीट बन जाएगी, ये वाला टर्म जो होगा इनफाइनाइट हो गया तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट शीट हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब देखो कि ये जो चीज आई है इसमें तो x आया नहीं, ये फील्ड यूनिफॉर्म है। इसके अलावा और कुछ सोच सकते हो आप, ये रेडियस इनफाइनाइट के अलावा और कुछ कर दो तो इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। सर थीटा 90। हाँ, तीनों चीजें देखो, थीटा 90 या x टेंड्स टू 0, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि अगर यहाँ पे मैं x टेंड्स टू 0 ले लूं, है ना, तो थीटा टेंड्स टू 90 हो जाए तो भी इनफाइनाइट शीट बन, है ना, कि अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज लेना शुरू कर, जैसे पी पॉइंट अभी तो डिस्टेंस पे तो फिर इतनी है, जैसे जैसे मैं x कम करते जाऊं, इतना कम कर दूं कि x बहुत क्लोज हो जाए, है ना, तो जब x क्लोज होगा तो ये वाला जो एज वाला एंगल होगा वो तो 90 हो जाएगा, तो जैसे हम पास आएंगे एंगल बढ़ता जाएगा,
है ना। तो जब भी देखो इनफाइनाइट चीज कैसे थोड़ी होती है, कोई लार्ज इनफाइनाइट चीज होती है। इनफाइनाइट चीज का मतलब है कि ये शीट भी हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो हो सकता है इनफाइनाइट नहीं, इसके लिए फाइनाइट। लेकिन जैसे जैसे क्लोज करके बहुत क्लोज अगर चले जाए तो फाइनाइट शीट भी क्या हो जाएगा, जैसे इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसी डिस्क में x टेंस टू 0 लूं, जैसे जैसे x कम होगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और जब x टेंस टू 0 होगा थीटा टेंस टू 90 होगा, और थीटा जब टेंस टू 90 होगा दोनों एज का, तो भी क्या बन जाएगा, इसलिए आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसमें आप देखो, आप चाहे तो x 0 पुट कर दो यहाँ पे, ये टर्म 0 हो जाएगा, या थीटा 90 पुट कर दो तो टर्म 0 हो जाएगा। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि इनफाइनाइट शीट की वजह से ये जो यूनिफॉर्म फील्ड होगी इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 और सिग्मा 4.8। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से कितनी अमाउंट, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। सर अगर x इक्वल्स टू 0 होगा फिर क्या होगा, एक और बार एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज सर x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट शीट कैसे कंसीडर कर लिया? वो वही 90 एंगल से, जब कोई चीज बहुत क्लोज होती है ना, जब दोनों एज 90 एंगल बना लें इसके, तो वो चीज इनफाइनाइट हो जाए। तो थीटा 90 तब होगा जब वो चीज क्लोज हो जाए, मतलब इससे ये चीज आएगी उल्टा, है ना। जब थीटा 90 होगा x टेंस टू 0 पे, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये आपका इनफाइनाइट। जब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों एज 90 डिग्री एंगल बना लें या टेंस टू 90 बना लें, तो वो चीज इनफाइनाइट होगी, है ना। क्योंकि आप देखो ना कि जैसे फाइनाइट है, यहाँ पे अगर पॉइंट है तो कुछ एंगल बन रहा होगा, जैसे जैसे क्लोज जाऊंगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों एज 90 एंगल, जब दोनों एंगल एज 90 डिग्री एंगल बनाते हैं उस चीज को फिर हम इनफाइनाइट, है ना। तो इस तरह से ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट शेप का एक फॉर्मूला है, और ये फिर यूनिफॉर्म, जिसमें एक्स का तो दोनों तरफ यूनिफॉर्म फील्ड यूज, ठीक है। ये आपको, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। वैसे ये ऑप्शनल है, ये अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, है ना। क्यों कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये किसी दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व, हाँ। अगर ये आपको नहीं भी पता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये 6 फॉर्मूले से ही काम चलता है ना। 6 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं जो कि आपको फर्स्ट मेमोराइज करने हैं, हाँ। 7th होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। किसी भी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हाँ। लाइन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, पहले मैं यहाँ पे फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये आपका कोई फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज, दिस इज फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि इस तरह से लाइन से यूनिफॉर्म चार्ज है, जैसे रॉड में थे, है ना। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक चार्ज है, चार्ज पॉइंट लेंथ आपको दिया हुआ है लेंथ, है ना। तो अभी तक आपने जो फील्ड निकाला था ना, इसके अलाउंग निकालो किसी पॉइंट, अब परपेंडिकुलर निकालो इस लाइन ऑफ चार्ज से कि किसी परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना, परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और चाहिए कि भाई इन दोनों एज को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे पी पॉइंट पे, ये कुछ एंगल बना लो, एंगल इक्वल भी हो सकता है, नॉन इक्वल भी हो सकता है। ये वाला एंगल आप अल्फा ले लो, ये वाला एंगल बीटा ले लो, इस पी पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से एक एज अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा एज क्या बना रहा है, वैसे क्या बीटा एंगल।
तो इस P पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि इसको भी डिराइव करना पड़ेगा। एक एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट। लेकिन आप सीधे मैंने बताई है कि वैसे ही इसको डेरिवेशन की इसकी भी जरूरत नहीं है, बाद में गॉस लॉ से डिराइव होगा, है ना, जो एनसीईआरटी का डेरिवेशन। अभी कूलम्स लॉ से हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, इसलिए भी जरूरत नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला ही बहुत ज्यादा यूज नहीं, जस्ट एक बुक्स में दिया होता है इसलिए मैं बता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसकी डायरेक्शन होती है डाउन। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट, एक तो y कंपोनेंट होगा, एक आपका x कंपोनेंट, ex एंड ey, है ना। अगर दोनों अल्फा बीटा सेम होते तो ey कैंसिल, तो ex एंड ey दोनों की वैल्यू आप निकालो। ey की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k लैम्डा बाई x इनटू साइन अल्फा प्लस साइन, डिराइव करके फॉर्मूला, है ना। और जो y कंपोनेंट फील्ड का होगा इसकी वैल्यू होती है सेम k लैम्डा बाई x तो कॉमन रहता है इनटू cos बीटा माइनस cos। तो अगर आपको x पता है और अल्फा बीटा एंगल पता है तो ex एंड ey और ex एंड ey आ जाएगा तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। जो रिजल्टेंट इसकी फील्ड होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ex स्क्वायर प्लस ey, है ना। तो जस्ट हमने डिराइव किया और ex एंड ey की वैल्यू, तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ex स्क्वायर प्लस ey। ये तो हो गया फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, हाँ, कि फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज अगर दोनों है जिसके अल्फा बीटा एंगल बना रहे हैं, ex का फॉर्मूला ये आ गया, ey का फॉर्मूला ये आ गया, और दोनों का रिजल्टेंट वहां पे क्या होगा नेट फील्ड। अगर इसी को मैं बोलूं कि फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इफ दिस लाइन ऑफ चार्ज इज इनफाइनाइट, है ना, कि लाइन ऑफ चार्ज फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट। सेकंड आपका आ गया इनफाइनाइट लाइन ऑफ, है ना। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब आप जानते हो कि भाई ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि इससे परपेंडिकुलर किसी एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं इसमें, अभी आपने पढ़ा है अल्फा बीटा 90 हाँ, अल्फा बीटा हम 90 पुट कर देंगे कि भाई इसी फॉर्मूले में अगर अल्फा बीटा हम 90 पुट करते हैं, आपसे बात है कि अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ऑलमोस्ट एंगल 90 तो होगा, नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है तो भी एंगल 90 होगा। तो इनफाइनाइट लाइन में हम अल्फा और बीटा दोनों 90, तो जब हम ऐसा करेंगे तो ey तो जीरो हो जाएगा, ey तो इनफैक्ट दोनों चीजें अगर सेम हो जाएंगी तो जीरो हो जाएगी, तो ey जीरो हो जाएगा, सिर्फ ex होगा, है ना। और ex की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई, भाई इसमें अगर अल्फा बीटा हम 90 पुट कर दें तो सिमेट्री की वजह से नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये होगा 2k लैम्डा बाई। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर इस डिस्टेंस पे फील्ड निकालें तो 2k लैम्डा बाई x, ये आपका हो गया इनफाइनाइट। दिस कैन बी सेमी इनफाइनाइट आल्सो। ये लाइन ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, पहले तो फाइनाइट लिखा मैंने, फिर इनफाइनाइट लिखा, फिर मैं यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट लिखूं, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड पता है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है, ये और चार्ज पॉइंट लेंथ दोनों में लैम्डा लैम्डा है, तो इसके एंड से किसी एक्स डिस्टेंस पे कितने, है ना। तो अब रहा है एंड से एक्स डिस्टेंस से मैं निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं उस फॉर्मूले में ध्यान दूं तो इस केस में अल्फा तो 90 हो जाएगा, लेकिन बीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बीटा जीरो हो जाएगा, तो अल्फा 90 बीटा जीरो कर दो, तो यहाँ पे एक्स दिया जाएगा जो कि k लैम्डा बाई x हो, और ey भी आ जाएगा क्योंकि एक एंगल आप बीटा जीरो पुट कर रहे हो तो cos जीरो 1 तो ey भी आ जाएगा, ey की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी k लैम्डा, है ना। और दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे कि रिजल्टेंट जो नेट फील्ड होगी उस पॉइंट पे वो √2 k लैम्डा बाई x, है ना। ये रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ कहीं पे होगा और वो कितना हो जाएगा √2 k। जस्ट ये फॉर्मूला हम ध्यान रखते हैं, अगर कोई फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है तो x एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड ये होती है, y एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड,
नेट फील्ड इनका रिजल्टेंट इनफाइनाइट होगा तो दोनों एंगल 90, सेमी इनफाइनाइट है और एंड पे निकालना है, बीच में कहीं पे नहीं, एंड से परपेंडिकुलर एक्सिस्टेंस पे निकालना, तो उसकी वैल्यू √2 के लैम्डा बाई, हाँ ये √2 के लैम्डा बाई क्या होती है, जैसे कि आपकी सर सेमी इनफिनाइट में EX और EY की वैल्यू सेम होगी? सेम होगी दोनों में। अब देख लो अल्फा बीटा पुट करके, जैसे ऊपर में हम अल्फा पुट करेंगे 90 तो 1 हो जाएगा, बीटा 0 तो 0 हो जाएगा के लैम्डा बाई एक्स, और नीचे पुट करेंगे बीटा 0 है ना, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा और अल्फा 90 0 हो जाएगा के लैम्डा बाई, दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, सेमी इनफाइनाइट है ना, इसलिए इसका रिजल्टेंट जो होगा वो √2 के लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो √2 के लैम्डा। लेकिन मैंने बोला है कि ये चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको 6 फॉर्मूले पता हैं तो इसको बहुत इजीली इग्नोर कर सकते है ना, इसलिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना, कि भाई इस फॉर्मूले को उतनी ज्यादा जरूरत आपको क्यों नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है कि इसका एक बड़ा सिंपलेस्ट वर्जन है। कई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना सिंपल चीजें होती है, जैसे आपने रिंग का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो भी किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करना, वैसे ये इसका भी चीजों को भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोई लाइन ऑफ चार्ज फाइनाइट, और ये लाइन ऑफ चार्ज यहाँ पे α/2 α/2 एंगल बना, यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, अगर लैम्डा पर यूनिट लेंथ है और एक्स ही है, और निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, है ना, कि अगर दोनों एंगल α/2 α/2 है, सिमेट्रिकल केस अगर है ना, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, जो ये फील्ड होगी वो ये सिर्फ यही होगी, यहाँ भी α/2 आ जाएगा, यहाँ भी α/2, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपका आ जाएगा 2k लैम्डा बाई एक्स इंटू साइन अल्फा, अगर मैं ऐसा ले लूं पूरा एंगल अल्फा है और एंगल बाइसेक्टर में मैंने लिया फिर, है ना, तो α/2 एंगल हो गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म भी आपका ही। अब देखो ये फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये किसकी वजह से फॉर्मूला है, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क मतलब किसी भी लाइन ऑफ चार्ज को ना हम सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट, दिस इज द फॉर्मूला ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब कोई भी लाइन ऑफ चार्ज जो है ना कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर आर्क, कोई भी अगर लाइन ऑफ चार्ज है तो उसको मैं किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका साइन ऑफ सर्कुलर आर्क, तो सिंपल सा हम बोलेंगे लाइन ऑफ चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर आर्क, circular arc, and resultant field will be along angle bisector, along angle bisector, है ना, line of charge can be converted into a circular arc and resultant field will be along angle bisector, है ना, ठीक है, ध्यान रखो कि भाई इसी को मैं सर्कुलर आर्क का सब मान, है ना, किसको इस तरह से बैंड करके मैंने एक सर्कुलर आर्क बना लिया जिसकी रेडियस x है और उसका पूरा एंगल अल्फा है, तो उसकी फिर यही तो होती है, मतलब लाइन ऑफ चार्ज को हम सर्कुलर आर्क बना सकते हैं, है ना, इसके दोनों एंगल के लिए हम इसको क्या बना सकते हैं, सर्कुलर आर्क बना सकते हैं, है ना, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा और रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन एंगल बाई सेक्टर, जैसे ये केस है, ये फाइनाइट लाइन को अगर मैं सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करूं तो सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना, क्योंकि आपको इधर का एंगल π/2 है, मतलब जब बैंड करेंगे तो ये वाला एंगल 90 तो हो जाएगा, इधर का एंगल भी π/2 है, तो जब बैंड करेंगे तो ये भी π/2,
है ना। और जब मैं सर्कुलर एंगल आर के फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे अल्फा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 ले लूं, है ना, कि दोनों एंगल टोटल एंगल या अल्फा की वैल्यू मैं पाई ले लूं इस फॉर्मूले में, तो देखो क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू मैं पाई ले लूंगा तो साइन 91 हो जाएगा ना, तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि इधर ये वाला एंगल आपको पता है कि इधर इनफाइनाइट से ज्यादा पतली एंगल 90 है, तो आर को 90 एंगल पे बैठ कर दिया। इधर भी अगर नीचे जा रहा है तो एंगल 90 है, आर को 90 पे बैठ कर दिया। फिर एंगल बाइसेक्टर कहलाऊं होती है, और उस फॉर्मूले में अगर अल्फा में पाई पुट कर दो पूरा एंगल है ना, तो वो आपका 2 के लैम्डा बाई एक्स है, सेम फॉर्म, है ना। ऐसा सेमी इनफाइनाइट में भी आ जाएगा, है ना, कि ऐसा किसमें आ जाएगा कि आपके सेमी इनफाइनाइट में भी आ जाएगा, है ना। अगर इस सेमी इनफाइनाइट को भी हम कन्वर्ट करना चाहें, इसको यहाँ से अलग हटाते हैं, इस सेमी इनफाइनाइट को भी अगर हम कन्वर्ट करवाना चाहें, तो आपको पता है कि सेमी इनफाइनाइट मतलब ये तो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता, तो आपको पता है इधर वाला एंगल तो 0 है, तो इसमें सिर्फ ऊपर वाला एंगल ही तो पाई बाई 2 होगा, नहीं क्वार्टर में सिर्फ यही पोर्शन होगा पाई बाई 2, है ना। और इस फॉर्मूले में अगर मैं अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूं, क्योंकि इस एंगल में तो पूरा अल्फा नहीं जो था वो पाई था, इसमें अगर बैंड करेंगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो अगर एंगल पाई बाई 2 पुट कर दूं अल्फा, तो आप देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आपका √2 के लैम्डा बाई एक्स है, ये तो आपने निकाला था रिजल्टेंट निकाला, है ना। अब मेन चीज इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, हमेशा फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है, जैसे इसमें जो रिजल्टेंट फील्ड है ना वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है, इसमें भी रिजल्टेंट फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है, तो इसमें भी रिजल्टेंट फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन 45 डिग्री है, तो आपको एज सच क्या करना है, हमेशा जो लाइन ऑफ चार्ज है ना उसको बैंड करके आगे बढ़ाना, और आर के फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व, है ना, तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करते हैं, तो आपका अलग से एक एडिशनल फॉर्मूले जाने की जरूरत नहीं, लाइन ऑफ चार्ज को भी मैंने लिखा है, line of charge can be converted to circular arc and resultant will be along the angle axis, तो इससे हम यूज कर सकते हैं, ये भी लिख लो इससे आराम से। तो कई चीज में ये फॉर्मूले क्या होंगे यूजफुल, हाँ, तो सर्कुलर आर्क को आप लाइन ऑफ चार्ज को एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से आई रोडो में दिया हुआ है ये, एकदम ऐसे ही आप कर लोगे एज ऑब्जेक्टिव सॉल्व, एकदम ऑब्जेक्टिव की तरफ, है ना, दोनों पार्ट पे इसका ध्यान, हाँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आई रोडो, कई बार आयोडो के क्वेश्चन हम करते रहते हैं, मैं उसको बताता नहीं हूँ कि आयोडो का इन क्लास में होता है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास में सॉल्व, तो इसका एक क्वेश्चन जैसे ऐसा दिया हुआ है कि इनफाइनाइट से कोई लाइन ऑफ चार्ज स्टार्ट है ना, और यहाँ पे इसने एक कर्व लिया और वापस इनफाइनाइट,
है ना, यहाँ भी लाइन ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज ने इस तरह से बैंड होके इनफाइनाइट से इनफाइनाइट किया, और चार्ज पॉइंट लेंथ इसका लैम्डा है, और ये जो सेक्शन है जो कर्व है ना, इसकी रेडियस आर है, और है ना इसकी रेडियस आर है, उसका एंगल पाई है, और ये पॉइंट कोई ओ है ना। एक तो पार्ट इसका ये है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट मैं बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, इसी का सेकंड पार्ट भी मैं एक्सप्लेन, है ना, सेकंड पार्ट है ना, कि भाई एक कोई लाइन ऑफ चार्ज ऐसे इनफाइनाइट से स्टार्ट है ना, यहाँ पे इसने एक सेमी सर्कल बनाया और वापस इनफाइनाइट है ना, कि लाइन ऑफ चार्ज वापस कहाँ से चला गया, इसलिए आपके इनफाइनाइट है ना, और ये अगेन कोई ओ पॉइंट है, और इसका भी रेडियस आपको आर दिया है ना। तो आपको बताना कि फाइंड आउट फील्ड एट टू कितना होगा, दोनों पार्ट। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, मैग्नीट्यूड बताना है, ये वो पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड, तो चेक करो कैसे निकाल सकते हैं। इस केस में ये एंगल पाई है, अभी आपका एक पार्ट का आंसर सही है, दूसरे पार्ट का सही नहीं है। हाँ रमेश, योर बोथ आंसर आर करेक्ट। दक्ष किस पार्ट का आंसर हो तो बताओ। हाँ सही है, हाँ कुछ ही सही आपका आंसर। सेकंड का सही आंसर। अच्छा हाँ भाई, ये तो आंसर नहीं आ रहा। हाँ पीयूष झा, आपका आंसर सही है।
हाँ हर्षित सही है आपका आंसर। अंकुश सही है आपका। दूसरे का सही नहीं आ रहा है। हाँ भव्य, अब आपका आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का, है ना, वो थोड़ी ट्रिकों की वजह से दिक्कत होगी आपको। कुछ नहीं, देखो मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो √2 k λ/r। अगर रेडियस r है तो इसका आंसर √2 k λ/r इसलिए है क्योंकि ये तो आपका एक क्वार्टर ऑफ सर्किल आ ही गया। ये इनफाइनाइट एंगल है, मतलब इसका एंगल π/2 होगा ना, इसको कन्वर्ट करोगे तो एक π/2 आपका आ गया, है ना। एक लाइन ऑफ चार्ज को कर्व बना के हम π/2 एंगल और ले लेंगे। ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये भी ऐसे कर लो, मतलब ये भी एक एंगल π/2 बना दो। तो टोटल जो एंगल बन गया है बीच वाला, तो आपका एक आर्क बन गया जिसका कि टोटल एंगल बन गया बेसिकली आपका 3π, है ना। ये टोटल एंगल बन गया वो कितना बन गया बेसिकली आपका 3π/2। तो जो फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग एंगल बाइसेक्टर, फील्ड इज नो, हाँ तो भाई पूरे का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये हो जाएगा, और फॉर्मूला कितना मैग्नीट्यूड होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। 2 k λ/r इंटू साइन अल्फा/2, अल्फा की जगह पे 3π/2 है ना। तो इससे आपको पता है इसकी वैल्यू जो होती है वो मेरे ख्याल से 1/√2 आ जाएगा, है ना। cos 45 भी तो आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा √2, है। और डायरेक्शन में ध्यान रखना, पूरा जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइस, मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड जो होगा √2 k λ/r। इसको एकदम सोचना आसान है आपका। एक सेमी सर्किल तो बना ही हुआ था, इधर इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक π/2 एंगल कर सकते हैं, और ये भी एक π/2 एंगल का सर्किल बन गया, तो पूरी रिंग कंप्लीट हो गई ना। तो अगर ये रिंग कंप्लीट हो गई है तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो तो आपका 360 डिग्री होगा। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम या हम बोलेंगे सारी फील्ड तो कैंसिल हो जाएगी, या उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे 2 k λ/r वो साइन 2π/2, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, मतलब नेट फील्ड 0 हो जाएगी, तो आपको पता है ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रिंग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां पे x0 होगा रिंग के सेंटर पे सिमेट्री से सारे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ओ पॉइंट पे फील्ड इस केस में 0, इस केस में जो फील्ड होगी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कैंसिल कर, जैसे स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रख देता ना तो सारे फील्ड कैंसिल हो जाते हैं ना, 0 हो जाते हैं, तो उस केस में 0 हो जाएगा, तो पूरा रिंग कंप्लीट हो गया। या तो इस फॉर्मूले से ले लो, या आपको पता ही वैसे सिमेट्री से ही बना देगा कैंसिल, तो सोचो नहीं। तो आप आर्क को कन्वर्ट कर लेना स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज को आर्क, वो इम्पोर्टेंट चीज है ना। काफी लोगों के आंसर सही है ना, √2 k λ एक आंसर सही था, दूसरा आंसर जी, है ना। तो ये कन्वर्ट करना काफी important है। हाँ हो सकता है मैंने ध्यान दिया होगा। अरे अंकुश मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो इसलिए मुझे अपना नहीं याद आता है। हाँ बिल्कुल सही भव्य, सही बोल रहे हो कि अगर कोई सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो उसको 90 डिग्री पे बैंड, अगर सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो उसको 90 पे बैंड, सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो 90 पे बैंड, बस ये कंसेप्ट है। सेमी इनफाइनाइट को 90 पे बैंड कर, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट का एंगल 90 होता है, तो 90 के आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर आपका कैसे, तो कई क्वेश्चंस में इसको यूज भी करते हैं बहुत। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको जरा सा ध्यान दो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है इससे, ठीक, अचानक से ही।
Okay, you can go for this question. एक फाइनाइट है, एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, तो P पॉइंट पे फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एकदम आसान सा आंसर है बेटा। हाँ सही है रमेश। आप रमेश थोड़ा सा ध्यान दो, आप थोड़ा गलत कर रहे हो। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेक करो, बाकी तो आपने सही लिखा। हाँ सही है, सही है भव्य झा ना आपका आंसर सही है। हाँ पीयूष झा सही आंसर है। हाँ भव्य भार्गव आपका आंसर सही है। निहाल रावत सही आंसर, पीयूष झा सही है। और डायरेक्शन रमेश थोड़ा सा ध्यान देना, आप कैसे बना रहे हो, डायरेक्शन में गड़बड़ आ रही है आपकी।
डायरेक्शन बेटा 45 डिग्री सही नहीं है, हर्षित आपका सही आंसर है। हाँ, आप सही है, आपका आंसर, आपका आंसर सही है रमेश। जो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ रहा है आपके आंसर्स में। देखो कुछ नहीं दिया होता है, आप एकदम ध्यान देना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने बोला ये आपका कोई फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, दिस इज योर फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। यहाँ पे ये पॉइंट कोई दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस इसने कोई बोला एक्स है, और एक एज जो इसका एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरा एज जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपका बना रहा है ये 60। तो आपको क्या करना है, एक आर्क बना लेना है। इस आर्क को आपने यहाँ पे एंड कर दिया, इस आर्क का एंगल जो एंगल होता है उसके आर्क का एंगल होता है, एंगल 30 डिग्री होता है। इसका भी आपने एक आर्क यहाँ से, तो जो ये एंगल होता है ये साथ का एंगल होता है, तो टोटल एक बन गया ना इससे। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इस चीज को हटा दो यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास ये सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन है ना, और फॉर्मूला लिख लो। तो सर्कुलर आर्क में अगर इस तरह से चार्ज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा। हाँ, 2k लैम्डा बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2। तो इसमें अल्फा देखो, अल्फा एंगल पूरा 90 हो गया ना, इसमें 60 और 30 90 तो हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो सिंपल आ रहा है, 2k लैम्डा बाई एक्स ले लो आप इसे, और साइन 90/2 मीन्स ये आपका आ गया √2k लैम्डा बाई। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया √2k लैम्डा। अब डायरेक्शन में ध्यान देना कि भाई डायरेक्शन इसकी क्या होगी। तो डायरेक्शन आप ध्यान रखना कि एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग होता है। हाँ, जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जैसे आपकी एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग, पूरा एंगल 90 है ना, उसका बाइसेक्टर यही तो होगा, उसका एंगल इस डायरेक्शन में। ये पूरा अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसका बाइसेक्टर ये हो जाएगा। बाइसेक्टर ये मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मींस ये बीच वाला एंगल जो होगा सिर्फ 15 डिग्री होगा ना, ये आपको ध्यान देना है ना, कि 30 डिग्री था, अगर ये पूरा एंगल 45 का होना चाहिए बाइसेक्टर, ये बीच वाला एंगल 15 डिग्री हो, है ना। मतलब ये अगर 15 डिग्री होगा तो ये भी 15 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगी वो 15 डिग्री है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी इस तरह से 15 डिग्री। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज 15 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, 15 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पूरा एंगल है उसके एंगल का फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ से 45, यहाँ से 45, मतलब बीच वाला एंगल 15 डिग्री होगा, मतलब ये भी 15 डिग्री, तो 15 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, और फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो आपको कन्वर्ट करके इस तरह से क्या करना है, सॉल्व। कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व। सर हमने इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो कर सकते थे फाइनाइट लाइन के। उससे भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे, उससे भी यही आएगा। फिर उसमें ये है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग है, समझ गए। उससे ई एक्स अलग आएगा, ई वाई अलग आएगा, फिर उससे निकाल के भी उससे भी यही चीज है ना। उसमें अल्फा एंगल आप 30 डिग्री ले लो और बीटा 60 डिग्री ले लो, है ना, उससे भी सेम आंसर, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा सही है, इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ना आपको कुछ भी नहीं समझ में, कुछ भी टाइम मिल जाएगा। बैंड किया, पूरा एंगल 90 हो, ये आ गया डायरेक्शन एंगल वाइज। इसके बाद थोड़ा सा एक थ्योरी का पार्ट ना मैंने बताना भी आपको भूल गया, दैट इज द हाउ टू प्लॉट द ईएक्स ग्राफ। हाँ भाई, ईएक्स ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, है ना, कि फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के पहले प्रश्न देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी फील्ड का एक्स के साथ हम ग्राफ कैसे प्लॉट, है ना, हाउ टू प्लॉट द एक्स ग्राफ, फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ आप कैसे प्लॉट। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको कि अगर कोई इस तरह से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है, सिर्फ एक चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है वो इस तरह से होती है, फील्ड का डिस्टेंस के साथ प्लॉट, है ना। क्या पता है कि जो फील्ड होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर होगी, y एक्सिस के अलोंग फील्ड आपने लिया, ये आपका डिस्टेंस है, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो इस पे फील्ड का ग्राफ आ जाएगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड राइटवर्ड होगी, लेफ्ट पे लेफ्टवर्ड होगी, तो लेफ्टवर्ड को हम यहाँ E वर्सेस x ग्राफ जो हो गया पहला आपका ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपका आ गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाता है और अगर आपको EX ग्राफ प्लॉट करना है, हाँ, कि फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा हो, हाँ, तो बस अगर डायरेक्शन तो चेंज हुई है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब यहाँ पे जो होगा वो इस उल्टा है और यहाँ पे राइट, है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया डायरेक्शन की वजह से, इसको ऊपर बना लिया, इसको नीचे बना लिया। ये तो अलग अलग थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव। अब कई बार हो सकता है कि दो पॉजिटिव, है ना, अगर यहाँ पे कोई दो पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है और एक और प्लस क्यू यहाँ, और इसका सेंटर में एक पॉइंट कोई ऑरिजिन है, y एक्सिस के अलोंग फील्ड आपने ले लिया और x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, तो अगर हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग होगा, तो अभी आपने पढ़ा था कि चार्ज की लोकेशन पे जो फील्ड होगा वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम चार्ज पे यहाँ पे एक लाइन बना दें, यहाँ पे तो फील्ड इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे भी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, लेकिन इस जगह पे हो सकता है और सेंटर में जीरो फील्ड, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, है ना। ये डिस्टेंस अगर मैं सेम ले लूं, ये भी ए डिस्टेंस है ऑरिजिन से और ये भी ए डिस्टेंस, इनफैक्ट मैं कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए, दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं, तो सेंटर में फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हम इसको किस तरह से प्लॉट करें, आपको पता है कि चार्ज की लोकेशन पे इनफाइनाइट है, सेंटर में जीरो, तो ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह से ग्राफ है कि भाई चार्ज के लोकेशन पे इनफाइनाइट हो गया, सेंटर पे ओरिजिन पे जीरो हो गया और फिर ये नीचे चला के जाके इनफाइनाइट। तो मेन चीज आपको डायरेक्शन को ध्यान देनी है, अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालूं तो वो नेट फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव होगी क्योंकि इस चार्ज की वजह से फील्ड राइटवर्ड होगी, इस चार्ज की वजह से फील्ड लेफ्टवर्ड होगी, ये ज्यादा पास है ना, ये डोमिनेट करेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे लेफ्ट, अगर रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे लेफ्टवर्ड हो जाएगी तो ग्राफ नीचे बना। अगर मैं इस पॉइंट पे ले लूं कहीं पे, तो ये इसकी वजह से फील्ड राइटवर्ड होगी, इसकी वजह से लेफ्टवर्ड, लेकिन ये डोमिनेट करेगा तो नेट फील्ड यहाँ पे, तो इसको ऊपर बना, और चार्ज के लोकेशन पे देना पाएगा। सर ये प्लस एंड माइनस ए क्या डिनोट कर रहे हैं? हाँ सर ग्राफ में सर प्लस प्लस ए और माइनस ए क्या चीज है? उसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये अगर ऑरिजिन है, ये चार्ज यहाँ से ये डिस्टेंस पर और ये चार्ज सेम डिस्टेंस यहाँ पे माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट उसके प्लस या माइनस, और चार्ज दोनों पॉजिटिव, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका ये भी प्लस क्यू, ये तो मैंने बीच में निकाल लिया फील्ड ऐसा। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे चूज करूं तो आपको पता है दोनों चार्ज की वजह से फील्ड राइटवर्ड ही तो होगी, ये भी राइटवर्ड होगा, ये भी राइट होगा तो नेट फील्ड राइटवर्ड, मतलब ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आता है ना, इनफाइनाइट पे तो जीरो ही है, तो डायरेक्शन में देना है, देखना है कि इस पॉइंट पे नेट फील्ड अगर लेफ्टवर्ड रहते हैं नीचे चार्ज की लोकेशन पे इनफाइनाइट, सेंटर में दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल, इस क्वाड्रेंट में ये डोमिनेट करेगा तो राइटवर्ड, यहाँ पे दोनों की वजह से राइटवर्ड तो बन जाएगा। ऐसे इस पॉइंट यहाँ पे अगर हम आ जाए, इस पॉइंट यहाँ भी सही है, दोनों चार्ज की वजह से फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, द सेम ग्राफ जो होगा यहाँ,
तो ये ग्राफ आपका है। मे बी मैथ्स में आप पढ़ते होगे तो किसी से सिमिलर होगा 10 से या कॉट से, है ना, तो आप कर लोगे इसको। तो फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। चार्ज जहां पे रखा हुआ है वहां पे इनफाइनाइट, सेंटर पॉइंट पे 0, उसके अलावा हम पॉजिटिव ग्रेडियंट लेंगे। ये तो था एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या है, जैसे कि आपका नेगेटिव, हाँ वैसे तो चार्ज का सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना। तो पहला आ गया, ये थर्ड ग्राफ, ये थोड़ा सा ग्राफ ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ शेप ऑफ द ग्राफ बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकली बच्चे जानते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रख लो, ये मैथमेटिक्स में ग्राफ प्लॉटिंग होती है ना, तो उसके ऊपर बेस्ड है शेप ऑफ द ग्राफ। तो मैं प्लीज उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वो फंक्शन जो है ना नेट फील्ड का, उससे भाई कोई एक्स डिस्टेंस लेके, यहाँ से अगर आप एक्स डिस्टेंस पे ई का एक्स के साथ फंक्शन निकाल सकते, नेट फील्ड आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब इसी में एक चार्ज अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसी में अगर मैं ऐसा ले लूं कि भाई एक चार्ज है इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है सपोज आपका ये रखा हुआ है +2 -a, और यहाँ पे जो चार्ज +a पे रखा हुआ है वो -2, ये x है और ये फील्ड है, ये इसका ऑरिजिन है। तो आप ध्यान रखना इस पे बीच में फील्ड 0 नहीं होगी, क्योंकि बीच में फील्ड कहीं पे 0 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहीं भी हम पॉइंट लेंगे बीच में हर जगह पर फील्ड राइट वाली तो होगी। जैसे यहाँ पे लूंगा पॉजिटिव 7 नेगेटिव के टुवर्ड्स राइट, यहाँ भी लूंगा तो पॉजिटिव 7 नेगेटिव के टुवर्ड्स राइट, यहाँ भी लूंगा तो पॉजिटिव 7 नेगेटिव के टुवर्ड्स राइट, मतलब इसके बीच में तो फील्ड कहीं 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव के से अवे होगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा, दोनों फील्ड ऐड है ना। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा जस्ट ये ग्राफ पॉजिटिव भी होगा ऐसा, है ना। ओ पे 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा, हाँ ओ पे 0 नहीं होगा, बल्कि फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, मिनिमम, है ना। 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, बीच में तो ग्राफ ऐसा आ गया। अगर मैं यही ये पॉइंट ले लूं तो आप ये नेगेटिव डोमिनेट करिए और पॉजिटिव की वजह से कम होगा, यहाँ पे फील्ड लेफ्ट पर ऐसा। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो ये पॉजिटिव डोमिनेट करें, ये भी लेफ्ट पर, और नेगेटिव जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कम है, ये ग्राफ। तो दो चार्ज जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में रखे हुए हैं तो फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जो फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ फिर थोड़ा सा ध्यान दें, कई क्वेश्चंस में ये यूज है। सर प्लस और माइनस ए के बीच में मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहना चाहिए? प्लस या माइनस के बीच में मैग्नीट्यूड फील्ड का सेम होना चाहिए ना? हाँ नहीं बेटा देखो वो तो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे निकालना है, हर जगह पे सेम थोड़ी होगा। अगर मुझे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, यहाँ फील्ड कितनी होगी मैं बोलूँगा पॉजिटिव से अभी कुछ फील्ड होगी यहाँ पे, वो फील्ड E1 हो जाएगी, हो जाएगा KQ बाई A प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस तो A थी, तो इस पॉजिटिव की वजह से राइटवर्ड फील्ड होगी A प्लस एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव पे टुवर्ड्स होगी वो फील्ड भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो KQ बाई क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस A माइनस एक्स, है ना। कि कोई भी P पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर उस P पॉइंट पे ये वो तो x का फंक्शन होगा ना, कांस्टेंट कैसे, है ना। x चेंज होगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी चेंज, है ना। तो वो चीज x की क्या होगी, फंक्शन, कांस्टेंट थोड़ी। हाँ ये फील्ड मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, हाँ जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी ऑरिजिन पे फील्ड विल बी मिनिमम, है ना। वो तो x के अकॉर्डिंग कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। वैसे मैं आगे क्या बता रहा हूँ, मैं इतना एक्सप्रेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन से, जैसे मुझे पता है कि बीच में कहीं भी डायरेक्शन राइट पर होगी,
हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव डोमिनेट करेगा, उसकी वजह से फिर लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव डोमिनेट करेगा तो लेफ्टवर्ड है फिर पीछे, उस तरह से। तो ये थोड़ा सा इसमें है, इस तरह से। ये होता है ई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब वो किस तरह से हम पता करेंगे कि ऊपर बनाए या नीचे बनाए? डायरेक्शन से। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड की डायरेक्शन नेट फील्ड की तो ऊपर बनाना है। जैसे यहाँ पे नेट फील्ड जो है इसकी ये डोमिनेट करेगा, राइटवर्ड है तो ऊपर। यहाँ पे नेट फील्ड लेफ्टवर्ड हो तो ये डोमिनेट करेगा तो नीचे वाला। तो जो फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको ग्राफ में ऊपर बनाएंगे, जो एक्स के अपोजिट है वो नीचे। बस उसी से। डायरेक्शन अगर रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है तो ग्राफ में आपके ऊपर बनेगा, और ग्राफ डायरेक्शन अगर रेफरेंस एक्सिस के अपोजिट है तो ग्राफ में कहाँ बनेगा? बेसिकली आपका नीचे बनेगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे अभी तो मैंने बोला इक्वल चार्ज है, कई बार अनइक्वल भी हो सकता है ना। तो वो सारा कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये ई का डिस्टेंस के साथ हम ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने रिंग के लिए बनाया, मैंने रिंग में ई एक्स ग्राफ भी तो बनाया था। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऐसी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ। मुझे पता है कि इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, आपने देखा होगा मैंने एक ग्राफ ऊपर बनाया। इस पॉइंट पे रिंग की वजह से फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी, तो रेफरेंस के अपोजिट है तो मुझे बनाया। ये भी एक्स ग्राफ ही है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ। ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की आज। तो आज तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हम भी बोलते हैं कई बार हमसे, उसके बारे में करेंगे। तो we will continue with this topic. That's all for today. थैंक यू सर। Yes, hello. इसको थोड़ा Thank सा you, रिवाइज sir. करके कल आना। कल आप सारा लेक्चर रिवाइज करके आना, आपको काफी फायदा होगा। Okay, that's all for today.